कमांड कैसे आती है? वो कमांड फ्लोर पे काम करने से आती है। उसकी जो मैक्सिमम जो स्किल है उसको गेन करें, कि जितने भी एनालिसिस हैं, चाहे जब तक खुद BRCGS सर्टिफाइड नहीं होंगे हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन या उसकी सर्टिफिकेशन कंपनी को कैसे दिला सकेंगे? उसकी अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन या उसके ऑर्डर्स कैसे करवा सकते? जैसे हम पंजाब फूड अथॉरिटी की एग्जांपल लें, तो जब हमने 2012 में ज्वाइन किया उस वक्त भी कॉन्ट्रेक्चुअल था, यानी कि अथॉरिटी भी कॉन्ट्रेक्चुअल थी और उसके एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रेक्चुअल थे। और आज 12 साल बाद भी सेम कंडीशन है, अथॉरिटी भी कॉन्ट्रेक्चुअल है और उसके एम्प्लॉय भी काफी कॉन्ट्रेक्चुअल है। दिक्कत आती है। और एज कम्पेयर टू दैट इट इज सेम लाइक, मैं तो ये कहूंगा कि इससे तो फिर प्राइवेट जॉब बेहतर है। तो ऐसी आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी कि जो 5 साल बाद 5 गुना सैलरी पे हैं। इवन गवर्नमेंट से HOD की पोस्ट से 20 ग्रेड से रिजाइन किया है, और उसके बाद वो प्राइवेट इंडस्ट्री में आए हैं और आज वो उनसे 10 गुना जो है वो अर्न कर रहे हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपोजर के मुताबिक बताना है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो मैक्सिमम कैसे अर्न कर सकता है। कि आप कह रहे हैं कि सर सर्टिफिकेशन के ऊपर कमांड होनी चाहिए फिर ही बंदा अर्न कर सकता है अच्छे से। एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपोजर भी होता है, ये सारा नॉलेज होता। और अब ग्रेजुएट होते आप कैसे अपने कैरियर को स्टार्ट करते? उस सब पे मैं कमांड करता और मैं आफ्टर 1 ईयर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता, कि मुझे इसी तरह कि मैं अपने अपना बिजनेस जो है वो उसमें करता इसी तरह। अगर आपके पास ये सारा नॉलेज होता तो आप कह रहे हैं कि आप जॉब की तरफ नहीं जाते, आप अपना काम स्टार्ट करते। बंदे मिलते हैं अगर तो बंदे में कुछ है, कुछ सीखने की लगन है, कुछ करने की लगन है, और उसमें कुछ एक्सपर्टीज उसने गेन की है इंडस्ट्री में रहते हुए। सबसे जो अच्छी जो एक्सपोजर है, ग्रोथ है, अर्निंग है, वो प्रोडक्शन में। क्योंकि पूरी दुनिया में जो मैंने देखा है, जो पैकेज हैं, जो सैलरीज हैं, वो फूड सेफ्टी की सबसे कम है। ये रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है कि मैनेजर की पोस्ट आप दे ही सिर्फ उस बंदे को सकते हैं कि जिसका बैकग्राउंड भी फूड का हो, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी का हो, प्लस जिसके पास लेवल 4 की सर्टिफिकेशन हो। अदरवाइज आप उसको मैनेजर की पोस्ट दे ही नहीं सकते, उस पर बैठा ही नहीं सकते। कि क्या रेफरेंस और सिफारिश जरूरी है किसी की सक्सेस के लिए? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो सर मुबीन अरशद अवान है। सर मुबीन अरशद अवान ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हायर पोजीशन के ऊपर काम किया है। सर ने एज अ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर के तौर के ऊपर भी काम किया है, पंजाब फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर फूड के तौर के ऊपर भी काम किया है, और अब यम ग्रुप के हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस हैं। इन्होंने इनके पास डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं। ये फूड सेफ्टी के ट्रेनर भी हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के ट्रेनर भी हैं, ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के एक्सपर्ट हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं, हैसब की ट्रेनिंग करवाते हैं, ये 22,000 की ट्रेनिंग करवाते हैं, और एक अच्छे ट्रेनर हैं, बड़े काबिल और एक्सपीरियंस पर्सन है। आपने इनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो क्वालिटी के, जो प्रोडक्शन के, जो फूड टेक्नोलॉजी के जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे इनको एज अ चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा। तो ओवरऑल सारे एक अच्छी पोस्ट रखते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपोजर है। तो आज इनसे आप इनकी लिंक्डइन जो आईडी है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे। तो आज जो है इनसे अगेन अपने 16 आइकॉनिक क्वेश्चन पूछेंगे कि एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, कैसे वो अच्छी जो है वो अर्निंग कर सकता है, कैसे वो बाहर मूव कर सकता है, और उनसे पूछेंगे कि ये सारा नॉलेज होने के बाद अब आप अगर अपने कैरियर को एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट के तौर के ऊपर स्टार्ट करते तो आप कैसे करते। इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है जो वीडियो को लाइक करो, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करो। बड़ी जो है ना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू इनका, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है जी। इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं, मैं इनको कॉल मिलाता हूँ, तो आप सारे जो है ना वो मेरे साथ ज्वाइन रहिएगा जी। मिले सर, थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबीन अरशद अवान है, और मैं प्रेजेंटली यंग ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स का QA हेड हूँ, और उसके साथ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी रेगुलेटरी अफेयर्स को देख रहा हूँ। और इससे प्रीवियस मैंने 2007 में MPhil किया फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, और उसके बाद मैंने प्रीमियर डे इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, वहाँ सर्व किया एज अ QA एग्जेक्टिव, और फिर एज अ शिफ्ट इंचार्ज। और उसके बाद मैंने बनीज को ज्वाइन किया। 5 इयर्स मैंने बनीज को सर्व किया, और जब मैंने आफ्टर 5 इयर्स बनीज से स्विच किया टुवर्ड्स पंजाब फूड अथॉरिटी, उस वक्त मैं प्रोडक्शन मैनेजर तक पहुंच चुका था।
और पंजाब फूड अथॉरिटी जब बनी 2012 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ पंजाब फूड अथॉरिटी। मैंने एज ए डिप्टी डायरेक्टर वहाँ ज्वाइन किया था, और फिर एडिशनल चार्ज एज ए डायरेक्टर ऑपरेशंस, डायरेक्टर लीगल, डायरेक्टर एडमन, ये तमाम चार्ज मेरे पास थे। और एज ए एडिशनल डायरेक्टर जनरल मैंने सर्व किया आफ्टर डीजी, द सेकंड पर्सन इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फ़राइज़ सर अंजाम दिए। और ड्यूरिंग दैट मैंने जो पीएफए की रेगुलेशंस हैं और जो प्योर फूड रेगुलेशंस हैं उनमें खिदमत सर अंजाम दी। और उसके बाद फिर मैं मूव कर गया दुबई में, और दुबई में माजा इंटरनेशनल ग्रुप्स में 4 ईयर्स। ठीक है। अच्छा सर, मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो मैं हर फूड टेक्नोलॉजी से पूछता हूँ, आपने अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपोजर के मुताबिक बताना है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो मैक्सिमम कैसे अर्न कर सकता है। उसको कौन सा प्रोसीजर, कौन सा प्रोसेस, कौन सा पाथ जो है वो फॉलो करना चाहिए वो मैक्सिमम अर्न कर सके। राइट। देखिए जिंदगी में हम जो भी काम करते हैं उस काम को अगर हम उसकी जो बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दें, हम उसको उसकी जितनी भी डिटेल है उसमें हम परफेक्शन गेन करें। मिसाल के तौर पे जब हम टेक्नोलॉजी करते हैं तो उसके साथ हम एक तो प्रोडक्शन है, तो हम जिस इंडस्ट्री को भी ज्वाइन करते हैं पहले तो हमें ड्यूरिंग स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें उसको परफेक्टली करना चाहिए। कि हम जस्ट पेपर अपनी जीपीए लेने के लिए जो है वो जस्ट 1 नाइट स्टडी करके हम पेपर जो है जो वो ना सॉल्व करें, या हमारा पर्पस सिर्फ जीपीए जो है वो अटेन करना ना हो। हमारा मकसद नॉलेज गेन करना हो कि ड्यूरिंग स्टडी हम अपने जो लेक्चर्स हैं उनको फुली कंसंट्रेशन के साथ सुने, और हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें कि जो भी हमने टॉपिक्स अपने मतलब फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे फूड सेफ्टी आ जाता है, और फूड माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है, या बेकिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है, सीरियल टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो जब हम एजुकेशन स्टेज पे होते हैं तो इन सब चीज़ों पे कंसंट्रेशन के साथ और अपने टीचर्स को सुने, और इसी तरह जब हम उनके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो वो प्रैक्टिकल परफॉर्म भी हम उसकी जो मैक्सिमम जो स्किल है उसको गेन करें। कि जितने भी एनालिसिस हैं, चाहे वो फिजियोकेमिकल के एनालिसिस हैं, चाहे माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस हैं, हम उनकी कमांड जो है वो इन हैंड वो हमारे पास हो, और हम उन एनालिसिस को करना जानते हो। उसके बाद जब हम फील्ड में आते हैं तो फील्ड में एक जो प्रोफेशनल है फूड से टेक्नोलॉजिस्ट है, उससे जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, मिसाल के तौर पे अगर किसी को प्रोडक्शन में जॉब का चांस मिला है, तो प्रोडक्शन की कंप्लीट हम जो नौ हाउ है उसकी प्रोसेसिंग की, उसकी टेक्नोलॉजी की, उसकी मशीनरी की, उसके इक्विपमेंट्स की, और उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उसमें जो हर इंग्रेडिएंट हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर, रेसिपी के अंदर यूज कर रहे हैं, उसका फंक्शन क्या है, और उसका अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी के इश्यूज आते हैं तो उनको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो ये तमाम जो उस पे अपनी कमांड होनी चाहिए। और वो कमांड कैसे आती है? वो कमांड फ्लोर पे काम करने से आती है, कि जब बंदा प्रोसेस के अंदर खुद इन्वॉल्व होता है, फ्लोर पे उन चीजों को ऑब्जर्व करता है और खुद काम करता है, और कोशिश करें कि अपने हाथ से जो है वो प्रोडक्ट के बनाने में अपने इन हैंड एक्सपीरियंस गेन करें। और इसी तरह अगर कोई क्यूए में किसी को चांस मिलता है जॉब करने का, तो क्यूए की जो रिक्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पे एक तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है दुनिया में, फूड फूड सेफ्टी क्या है, और अगर उसमें जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे आईएसओ 22000 है, तो उसमें लीड ऑडिटर जैसे सीक्यूआई का सर्टिफाइड है, और लेटेस्ट जो वर्जन हो जैसे अभी प्रेजेंटली आईएसओ 22000 2018 है, तो उस पे कमांड भी हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, और उसकी सर्टिफिकेशन भी
एज सून एज पॉसिबल एज अ लीड ऑडिटर उसकी सर्टिफिकेशन गेन करे, ताकि हम जो है वो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स है या इंटरनेशनल जो रिक्वायरमेंट्स है एक क्यूए प्रोफेशनल से, फूड सेफ्टी प्रोफेशनल से, ठीक हम है सर। उसको कोप अप कर सके, हम उस पर पूरा कर सके। ओके। इसी तरह जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड कर रही होती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रही होती हैं, तो BRCGS एक इंटरनेशनल फूड सेफ्टी का स्टैंडर्ड है विच इज मैंडेटरी टू डू द बिजनेस विद यूके। ठीक है, तो यूके की किसी भी कंपनी के साथ आपने जो है वो बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, तो आपकी कंपनी BRCGS सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो इसी तरह उस कंपनी का एज ए अगर हम क्यूए हेड हैं या क्यूए मैनेजर हैं, तो हम जब तक खुद BRCGS सर्टिफाइड नहीं होंगे, हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन या उसकी सर्टिफिकेशन कंपनी को कैसे दिला सकेंगे, उसकी अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन या उसके ऑर्डर्स कैसे करवा सकेंगे। ठीक है। तो इस तरह हम मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। और इसी हाँ तरह जी। अगर हम हैसअप है फूड सेफ्टी में, अच्छा। फूड सेफ्टी में हैसअप की जी बात जी। करते हैं, तो हैसअप पे कमांड होनी चाहिए, ताकि ठीक, आप कह रहे हैं कि सर सर्टिफिकेशन के ऊपर कमांड होनी चाहिए, फिर ही बंदा अर्न कर सकता है अच्छे से। ये बिल्कुल है। अच्छा सर, मेरा सेकंड इसी तरह क्वेश्चन है। R&D है, इसी तरह R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर किसी को मौका मिलता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि हमने रेसिपी फॉर्मुलेशन कैसे करनी है, और रेसिपी में हमने कैसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, हर इंग्रेडिएंट का क्या फंक्शन है, कौन सी न्यू प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। ठीक है इससे सर। पहले कि कोई और कंपनी वो प्रोडक्ट लॉन्च करे, हम उस पर वर्किंग करके हम प्रोडक्ट डेवलप कर दें। अच्छा सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जितना इस टाइम आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना एक्सपोजर है, आप इस एक्सपीरियंस के साथ अभी ग्रेजुएट होते तो आप कौन से स्टेप फॉलो करते? अब ग्रेजुएट होते आप, इतना एक्सपीरियंस होता आपके पास, पहले से एक्सपीरियंस भी होता, एक्सपोजर भी होता, ये सारा नॉलेज होता, और अब ग्रेजुएट होते, आप कैसे अपने कैरियर को स्टार्ट करते? मैं ऐसे ही स्टार्ट करता कि एज सुन एज पॉसिबल जितनी भी सर्टिफिकेशन है ISO की, जैसे ISO 9001 है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ISO 22000 है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, और BRCGS है, और इसी तरह हाई फील्ड इंटरनेशनल का जो लेवल 4 है फूड सेफ्टी में है, हैसअप में है, वो मैं एज सुन एज पॉसिबल ये सारी सर्टिफिकेशंस गेन करता हूँ। और फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि शुरू में मुझे जिस कंपनी में भी, मिसाल के तौर पे हर बंदे की जो ख्वाहिश तो यही होती है कि कारपोरेट कल्चर या कारपोरेट मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री का चांस मिल जाए। ठीक है, या रेगुलेटरी, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें चांस मिल जाए। तो फर्स्ट ये होता है, और फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम इन 1 ईयर मैं जिस भी फील्ड में आया हूँ, मैं 1 ईयर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, बेकिंग में हूँ, फ्रिज में हूँ, तो मैं उसकी जो मुकम्मल ग्रिप है कि उसके प्रोसेस को कंप्लीटली, उसके पैरामीटर्स को, उसकी रेसिपीज को, उस पे कमांड जो है, और उसमें क्या मशीनरी यूज होती है, उस सब पे मैं कमांड करता, और मैं आफ्टर 1 ईयर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता कि मुझे इसी तरह कि मैं अपना बिजनेस जो है वो उसमें करता। इसी तरह ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस में भी मेरी कोशिश यही होती कि आफ्टर 1 ईयर मैं जैसे मैं पहले ये ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस करने के मैं कमिटेड हूँ, इसी तरह आफ्टर 1 ईयर मैं इतना एज ए ट्रेनर अपनी सर्टिफिकेशन सारी गेन कर लेता, और इसको एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए ट्रेनर स्टार्ट करता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप जॉब की तरफ ना जाते, अगर आपके पास ये सारा नॉलेज होता तो आप कह रहे हैं कि आप जॉब की तरफ नहीं जाते, आप अपना काम स्टार्ट करते? नहीं नहीं, जॉब की तरफ जाते, लेकिन जॉब में मैक्सिमम 1 ईयर स्पेंड करते और उसमें लर्न करते, प्रैक्टिकल एक्सपोजर गेन करते, लेकिन और फिर करते आप उसको अपना, बेस हमेशा अपना अपना काम करते, अपना बिजनेस करते? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने काम से बेहतर कोई काम नहीं। अच्छा सर, वैसे जितने भी जॉब कर रहे हैं, जितने लोग भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी पंजाब फूड अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ, साथ में विजिटिंग के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, सबका यही होता है कि अपना काम करना है, लेकिन वो स्टेप नहीं लिया जाता। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या समझते हैं इस एक्सपीरियंस, इस एक्सपोजर और ये सारा नॉलेज होने के बाद कि
इंसान को जो है वो गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट जॉब करनी चाहिए? ज्यादा अर्निंग, ज्यादा जॉब सिक्योरिटी, ये सारी चीजें किस में ज्यादा है आज के हालात में, आज के हालात में? एक तो एज ए मुस्लिम ये हमारा ईमान है, ठीक है, कि जॉब सिक्योरिटी या लाइफ सिक्योरिटी वो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। हमें अगले लम्हे का नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो, ठीक है। और हमारा एतमाद के भी वो अल्लाह ताला की ज़ात पे है कि हम उसी से मांगते हैं कि जो भी हमारा फ्यूचर हो बेहतर हो। हमारा काम है, दो काम है। एक है मेहनत करना, चाहे प्राइवेट फील्ड है और चाहे गवर्नमेंट फील्ड है, उसमें मेहनत करना। और दूसरा अल्लाह ताला से दुआ मांगना और उससे मांगना। ये दो काम हमारे हैं। तीसरा काम फिर सिक्योरिटी का अल्लाह ताला की जात का है। हाँ, अगर तो कोई मेहनत करने वाला है तो उसके लिए एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट प्राइवेट बेटर बेहतर है उसके लिए। मतलब और अगर हमने बस ठीक है कि एक दफा ग्रेड 17 गेन कर लिया है, ठीक है, अब तो गवर्नमेंट जॉब्स भी इवन पीपीएससी की भी कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं। तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद कुछ हो जाते हैं परमानेंट, कुछ नहीं जाते, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हो जाते हैं। लेकिन जब जैसे हम पंजाब फूड अथॉरिटी की एग्जांपल लें, तो जब हमने 2012 में ज्वाइन किया उस वक्त भी कॉन्ट्रेक्चुअल था, यानी कि अथॉरिटी भी कॉन्ट्रेक्चुअल थी और उसके एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रेक्चुअल थे। और आज 12 साल बाद भी सेम कंडीशन है, अथॉरिटी भी कॉन्ट्रेक्चुअल है और उसके एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और एज कम्पेयर टू दैट इट इज सेम लाइक, मैं तो ये कहूंगा कि इससे तो फिर प्राइवेट जॉब बेहतर। अच्छा सर, मैं हाँ जी। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक बंदा इंडस्ट्री में आ गया है, होता ये है कि सर इंडस्ट्री में लोग 5-5 6-6 साल काम करते रहते हैं लेकिन पे वही 50-60, इससे बढ़ते ही नहीं है, ना उनका ओहदा बढ़ता है, पोजीशन भी वही रहती है और ग्रोथ नहीं है। आप क्या समझते हैं, एक बंदा इंडस्ट्री में आ गया है, अब वो मजीद कौन से स्टेप ऐसे फॉलो करे कि वो इंडस्ट्री में आगे आ सके? जी जी। इसमें देखें, इसमें इंडस्ट्री का कसूर नहीं है, इसमें बंदे का कसूर है। हमें हर जगह हर तरह के बंदे मिलते हैं। अगर तो बंदे में कुछ है, कुछ सीखने की लगन है, कुछ करने की लगन है, और उसमें कुछ एक्सपर्टीज उसने गेन की है इंडस्ट्री में रहते हुए, तो ऐसी आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिलेंगी कि जो 5 साल बाद 5 गुना सैलरी पे हैं, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट से कहीं ऊपर चले जाते हैं, या अपने जो क्लास फेलोज हैं या अपने बैच फेलोज हैं, इवन जो मतलब इवन जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनसे कहीं बेहतर वो पैकेज पे चले जाते हैं। उसमें सिर्फ ये है कि हम अगर फॉर एग्जांपल जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारी फील्ड है, प्रोडक्शन है, क्यूए है, या ऑडिटिंग है, हम उसमें अगर एक्सपर्ट हैं तो हमें बेहतर से बेहतर इंडस्ट्री, जो बेटर इंडस्ट्री है, वो खुद अप्रोच करती है उस बंदे को। और वो माशाल्लाह वो अपना वो उसमें गेन करता है, वो पैकेज भी और अपनी पोजीशन भी, और विद इन 5 ईयर वो अपना मैनेजर की पोस्ट पे मौजूद होता है। तो अगर किसी में और अगर हम फॉर एग्जांपल जिस फील्ड में क्यूए में आए हैं, प्रोडक्शन में आए हैं, और हमारी ग्रिप ही नहीं है उस चीज पे, तो फिर वो वहीं पे वो कोलू का बैल बने रहते हैं कि बस सुबह ड्यूटी पे आ गए, शाम को चले गए, और एनुअली बस एक जो इंक्रीमेंट को 10% लगनी है वो लग गई। तो बस वो फिर उसी कोलू का बैल। तो उसमें हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को या प्राइवेट कल्चर को या प्राइवेट इंडस्ट्री को या गवर्नमेंट को हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमारे पास बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने इवन गवर्नमेंट से एचओडी की पोस्ट से 20 ग्रेड से रिजाइन किया है, और उसके बाद वो प्राइवेट इंडस्ट्री में आए हैं, और आज वो उनसे 10 गुना जो है वो अर्न कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड टेक्नोलॉजी की डिफरेंट फील्ड्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोडक्शन है, फूड सेफ्टी ट्रेनर्स होते हैं, फूड सेफ्टी कंसल्टेंट होते हैं, इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स हैं। तो लेक्चरर है, एकेडमिया है, इंडस्ट्री है, तो आप क्या समझते हैं इन 5-6-7 फील्ड में से किस फील्ड में ज्यादा अर्निंग है, और किस फील्ड में जो जॉब है उस लिहाज से भी कौन सी फील्ड जो है वो बेहतर है, जिसमें ग्रोथ भी ज्यादा है, अर्निंग भी ज्यादा है? ये सारी चीजें बता दी जरा इन 5-6-7 फील्ड में से। इसमें सबसे जो अच्छी जो एक्सपोजर है, ग्रोथ है, अर्निंग है, वो प्रोडक्शन में है, ठीक है। इवन अगर एक बंदा जो है वो तब तक वो क्वालिटी इंश्योर भी नहीं कर सकता, और वो जब तक वो रेसिपी को समझता नहीं, जब तक वो प्रोसेस को समझता नहीं, ठीक है। तो इवन अगर आप देखें तो हैसब की जो स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स हैं, उसमें भी यही आता है कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम, ठीक है।
तो जब आप ऐसा प्लान ही नहीं बना सकते जब तक आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम नहीं बनानी आती है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम का मतलब ये है कि आपने उसमें प्रोसेस के हर एक स्टेप को इंक्लूड करना है। तो आप प्रोसेस के स्टेप को इंक्लूड, और इसी तरह आपने जो सीसीपीज हैं, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं, आप उस वक्त तक वो बना ही नहीं सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक आपको पता ही नहीं है उसकी प्रोसेस लाइन का, उसके प्रोसेस के स्टेप्स का। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन जो है वो प्रोडक्शन है, यानी कि मेन सारे जो बाकी सेगमेंट होते हैं वो सपोर्ट होते हैं। जैसे क्यूए है तो दैट इज फॉर द सपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और प्रोक्योरमेंट है तो दैट इज फॉर द सपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इज मेनली वी कैन से ऑपरेशन है। ठीक है, तो जिसकी प्रोडक्शन पे ग्रिप है उसको उसकी पैकेज भी अच्छा होता है, उसकी प्रमोशन भी अच्छी होती है, उसको दूसरी कंपनी, कोई इन्वेस्टर है, बिलियनियर है, उसने कोई मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या इंडस्ट्री लॉन्च करनी है, तो उसे उस बंदे की जरूरत है जिसे उस पूरे ऑपरेशन का पता है और वो लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशन इज बेस्ट। उसके बाद फिर क्यूए आ जाती है, फिर ऑडिटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, ऑडिटिंग में ये है कि जब बंदे के पास पूरा सिस्टम्स का नॉलेज है तो वो एज ए कंसल्टेंट बहुत अच्छा अर्न करते हैं पूरी दुनिया में। फिर वो जो है उसका एक्सपोजर गेन होता है और पूरी दुनिया में वो अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं और कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो आई विल से दैट बेटर इज प्रोडक्शन एंड देन ऑडिटिंग, ये दो ज्यादा बेहतर है। अच्छा सर एंड देन आपने क्यूए, और जी एंड पे हम फूड सेफ्टी को लेके जा सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो मैंने देखा है जो पैकेज हैं, जो सैलरीज हैं, वो फूड सेफ्टी की सबसे कम है। फूड सेफ्टी की सबसे, प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा है। अच्छा सर आपने आपने अपने कैरियर के दौरान कौन से स्टेप, कौन सा प्रोसीजर और कौन सा पाथ फॉलो किया था जो आप आज इस टाइम इस स्टेज के ऊपर हैं, जो आप स्टूडेंट को भी कहते हैं कि यार आप लोग भी ये वाला स्टेप, ये वाला प्रोसीजर, ये पाथ फॉलो करना तो आप भी इस जगह के ऊपर आ सकते हो। ठीक है, हाँ जी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि हमें सबसे पहले तो अच्छा मुसलमान बनना है। ठीक है, क्योंकि हम जब तक हम अपने रिलीजन से, इस्लाम की जो रिक्वायरमेंट है उनसे जितना दूर जाते हैं हम नुकसान में जाते हैं, और जितना उस पर हम इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करते हैं अल्लाह की ज़ात हमें उतना सक्सेसफुल करती है, कामयाब करती है। उसके बाद हमें एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक है, तो अच्छा इंसान क्या है कि जिससे से दूसरों को फायदा पहुंचे। ठीक है, कि जो हम, पहली तो चीज़ है कि हम खुद सीखें। ठीक है, हम चीज़ों को सीखें, और ख़ास तौर पे जिस शोबे से हम वाबस्ता हैं हम उससे रिलेटेड, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैक्सिमम जो है एक्सपर्टीज, नॉलेज। तो एक एक टर्म यूज़ की जाती है टेक्निकली, कॉम्पिटेंसी की, तो जिसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं, क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हम कॉम्पिटेंसी गेन करें जो भी हम काम कर रहे हैं। ये मैंने किया कि जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन की लाइन में गया तो मतलब मैंने डेयरी इंडस्ट्री में सर्व किया, मैंने बेकिंग इंडस्ट्री में सर्व किया, मैं हॉस्पिटैलिटी कैटरिंग इंडस्ट्री में सर्व किया, रेगुलेटरी में बीएफए में एज ए डायरेक्टर सर्व किया। तो ये है कि रेगुलेटरी में काम किया तो रेगुलेटरी पे पूरा फोकस किया, उसको पूरा लर्न किया, उसमें पूरी दुनिया के रेगुलेटरी सिस्टम्स को जो है वो मैंने स्टडी किया। इसी तरह जब प्रोडक्शन में किया तो प्रोडक्शन में फ्लोर पे रह के काम किया कि पूरी प्रोसेसिंग के मिक्सिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टेम्परेचर क्या है, उसमें मिक्सिंग टाइम क्या है, आगे प्रूफिंग क्या है, बेकिंग का टाइम क्या होना चाहिए, टेम्परेचर, ओवंस की टाइप्स क्या है, मतलब जो, और फिर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके हर इंग्रेडिएंट का फंक्शन क्या है। ठीक है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, और उसके, और इसी तरह जब डेयरी इंडस्ट्री में किया तो पास्चराइजेशन क्या है, यूएचटी क्या है, और पास्चराइजेशन में जो हमने सिंपली ये हीटिंग नहीं है, उसके 4 स्टेप्स हैं आगे, और इन सब चीज़ों को, इसी तरह टेट्रा पैक है, यूएचटी पैकिंग है, तो उसमें मशीनरी का पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उस सब पे जो है वो, इसी तरह पैकेजिंग है तो पैकेजिंग की टाइप्स क्या हैं, प्राइमरी पैकेजिंग में कौन सी चीजें हलाल के पर्सपेक्टिव से, फूड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, उसकी इंक के पर्सपेक्टिव से, इन सारी चीजों को जो है उस पर फोकस किया। तो इसी तरह जब कैटरिंग में आए तो इसी तरह कि इसमें जो हम क्यों चिलर टेम्परेचर जो है वो लेस देन 5 पे क्यों रखते हैं, कौन सा बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, और मीट से कौन सा बैक्टीरिया आ जाता है, और फिश में कौन सा बैक्टीरिया उसके चांसेस हैं, और ये बैक्टीरिया रॉ मटेरियल से आता है या वाटर से कौन से जो है वो बैक्टीरिया आते हैं। इसी तरह मोल्ड
का इशू कैसे आता है, फंगस कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो उसका क्या जो है वो लाइफ साइकिल है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो ये उसकी मल्टीप्लिकेशन किस टेम्परेचर पे होती है, उसकी एक्टिवेशन किस टेम्परेचर पे होती है, वो डोरमेंट किस टेम्परेचर पे हो जाता है, उसको किल हम किस टेम्परेचर पे कर सकते हैं, और कौन से सोर्स से कौन सा हैजर्ड पे। इसी तरह जो ब्लास्ट फ्रीजिंग क्या है, ब्लास्ट चिलिंग क्या है, इंटरनेशनल इसमें कैटरिंग के सिस्टम्स क्या हैं, लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो बेंचमार्क कंपनीज हैं, तो इन सब पे ग्रिप गेन की। तो यही इसमें जो है वो सक्सेस का या कामयाबी का। और उसके साथ मेरी ये कोशिश रहती है कि जो मैं सीखूं वो मैं सिखाऊं, वो आगे जो मैं किसी को जो भी बेनिफिट जो है ना, मतलब कोई मुझे सिस्टम अगर पता है, मुझे अगर एफएसएमएस का पता है, तो मैं आने वाली जनरेशन को जो ओनली ये नहीं कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे ऑन जस्ट जो है ऑन द पेमेंट या ऑन द फीस ही हमने सिखाना है, तो वो मेरी कोशिश होती है कि जितना आगे स्प्रेड कर सकता हूँ मैं नॉलेज को, किसी की जिंदगी में अच्छा सर, रोल प्ले कर सकता हूँ वो मैं जी करता हूँ। जी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फूड इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी है सब की, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स की, ISO 22000 9001, इस तरह की जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये जरूरी है कि इसके बगैर भी फूड इंडस्ट्री में बंदा ग्रो कर सकता है, आगे आ सकता है? जी जी। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम किसी ने एज ए क्यूए मैनेजर जॉब करनी है, तो अगर उस कंपनी ने एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, और डिफरेंट इसी तरह जो हमारे जो वेंडर्स होते हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये कंपनी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सर्टिफाई हो, एसएफ पे या ISO 2000 पे या BRCGS पे, जैसे मैंने बताया कि यूके में हमने किया। जब एक बंदे के पास वो कैसे उसकी सर्टिफिकेशन को जो है रिक्वायरमेंट को फॉलो करेगा, तो दैट्स वाई अगर जो तो जिसके पास तो सर्टिफिकेशन है, वो तो कंपनी जो है उसको हायर करेगी, कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वो बंदा, तो जिसके अब इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज में तो ये मैंडेटरी है। अब KSA के अंदर, UAE के अंदर अगर आप हैसब लेवल 4 सर्टिफाइड नहीं है, आपके पास हैसब लेवल 4 का सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे आप एमफिल फूड टेक्नोलॉजी है, चाहे BS फूड टेक्नोलॉजी है, ये रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है कि मैनेजर की पोस्ट आप दे ही सिर्फ उस बंदे को सकते हैं कि जिसका बैकग्राउंड भी फूड का हो, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी का हो, प्लस जिसके पास लेवल 4 की सर्टिफिकेशन हो। अदरवाइज आप उसको मैनेजर की पोस्ट दे ही नहीं सकते, उस पर बिठा ही नहीं सकते। इसी तरह PIC होता है, पर्सन इंचार्ज, जिसे शिफ्ट इंचार्ज भी कहते हैं। तो उस अगर वो लेवल 3 सर्टिफाइड नहीं है हैसब का या फूड सेफ्टी का, इंटरनेशनली अक्रेडिटेड कंपनी जैसे हाईफील्ड इंटरनेशनल है और TSI इंटरनेशनल है, ये दो इंटरनेशनल अक्रेडिटेड बॉडीज हैं, अगर वो उसके पास लेवल 3 का पास का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, तो चाहे वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, उसे आप शिफ्ट इंचार्ज नहीं बना सकते। ठीक है, ये वहां की रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट है, इवन इन UK ऑल्सो। ठीक है, और आइंदा आइंदा रफ्ता रफ्ता हो सकता है ये पाकिस्तान में भी आ जाए। जी। अच्छा सर, पाकिस्तान में खास तौर के ऊपर ये चीज़ देखी जाती है कि जॉब लेने में, आफ्टर फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री जॉब लेने में, रेफरेंस का, सिफारिश का, तल्लक का किस हद तक जो है ना वो लेन देन होता है, या आपने बताना है रेफरेंस का, किसी की सिफारिश का। फूड होता ही है कि स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, इसलिए मैं इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो इसमें आप अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के मुताबिक बताएं कि क्या रेफरेंस और सिफारिश जरूरी है किसी की सक्सेस के लिए? नहीं, ये एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है, देखें, दुनिया में एक बंदा है जो हमारी कामयाबी का भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है और हमारी नाकामी का भी सबसे जिम्मेदार होता है, और वो बंदा इंसान खुद होता है। ठीक है, तो कोई किसी का जो है उसकी कामयाबी या नाकामी का जिम्मेदार नहीं है, जब तक इंसान, अगर हम खुद मेहनत नहीं करते, मतलब अगर जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में है तो चीज़ों को हम सही तरह से पढ़ते नहीं है, सीखते नहीं है, जब प्रोफेशनल लाइफ में है तो कंसंट्रेट नहीं करते। एक बंदा है, उसे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप का चांस मिला, देखें हम जॉब पे तो कहते हैं जी रेफरेंस से मिलती है, इंटर्नशिप तो यूनिवर्सिटी खुद करवा देती है।
अगर उसको किसी बेकिंग इंडस्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री या मीट इंडस्ट्री या कैटरिंग इंडस्ट्री में उसको 1.5 महीना यानी कि 6 वीक्स उसको काम करने का मौका मिला, और उसने घर बैठ के वो सर्टिफिकेट ले लिया, और या वो गया और जो है वो 2-4 दफा गया, उसने चीजों को सीखा ही नहीं। ठीक है। और उसके बाद अगर वो उसी से रिलेटेड उसको कंपनी कोई भी इंटरव्यू के लिए कॉल करती है, ठीक है, कंसिडर करती है कि इस बंदे ने फॉर एग्जांपल आशु ग्रुप में जो है वो इंटर्नशिप की हुई है, या किसी भी एबीसी डेयरी इंडस्ट्री में, या मतलब किसी भी एबीसी बेकिंग इंडस्ट्री में इसने जो है वो इंटर्नशिप की हुई है, वो उसकी बेस पे उसको इनिशियल पोस्ट के लिए कॉल कर लेते हैं। ये इसमें 6 वीक्स लगाए हुए हैं इसमें, और वो बंदा वहां पे जाके मतलब बिल्कुल ले मैन की तरह जो है वो आंसर देता, तो इसमें किसी रेफरेंस और ये उसका कसूर तो नहीं है, कसूर तो बंदे का अपना है। अगर किसी में कुछ है तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि जिनके पीछे कोई बैक नहीं है, कोई मेरे पीछे मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और मैं अगर पीएफए में एज ए डिप्टी डायरेक्टर सेलेक्ट हो सकता हूँ डायरेक्ट एज ए 18 ग्रेड में, उस वक्त मेरा टोटल 5 इयर्स का एक्सपोजर था, एक्सपीरियंस था, तो वाई नॉट। आप जैसे कह रहे हैं पीएफए में हैं, तो वाई नॉट, अगर कोई मेडलिस्ट है या किसी के पास नॉलेज है, वो रिटर्न क्लियर करता है, अगर वो वर्बल क्लियर करता है, इंटरव्यू क्लियर करता है, तो क्यों नहीं उसके। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सारे जो हैं वो सिफारशी जो हैं वो हो गए पॉइंट, तो नो प्रॉब्लम। ऐसा बंदा जिसके पास नॉलेज है, वो इन्वेस्टर बैठा हुआ है, प्राइवेट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पे एक्सेल कर जाएगा, कहीं ना कहीं पे वो अपनी एक्सपर्टीज को शो करके वो दूसरों को क्रॉस कर जाएगा, और अपनी जगह मार्केट में वो यहाँ नहीं तो इंटरनेशनली बना जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा सर, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या फूड इंडस्ट्री में आगे आने के लिए एमफिल करना जरूरी है कि जस्ट बीएस करना इनफ है? होता ही है कि एक एमफिल की भी रेस लगी हुई है कि हाँ जी जिसने बीएस की है उसने एमफिल भी लाजमी करना है, तो क्या एमफिल करना जरूरी है फूड इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए? नहीं, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी एमफिल नहीं है, उसके लिए ग्रेजुएशन एनफ है, और बाहर तो एमफिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं। यूएई गल्फ में मैंने मतलब सर्व किया है, या इजिप्ट में सर्व किया, वहाँ तो एमफिल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडियंस आते हैं वो सिर्फ बीएस किए होते हैं, लेकिन वो बीएस भी हमारे एमफिल से ज़्यादा उनके पास नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज होती है, इवन प्रैक्टिकल जो है एक्सपर्टीज उनकी हमसे ज़्यादा होती है। तो मतलब बीएस इज एनफ अगर इंडस्ट्री में है ना। हाँ, एमफिल देखें, एजुकेशन की एक अपनी है कि नॉलेज इज नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज गेन करना चाहिए, लेकिन अगर हम कहें कि इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो ऐसी बीएस इज एनफ। ठीक है। हाँ, किसी ने पीएचडी करनी है तो ठीक है, वो एमफिल भी कर ले, या गवर्नमेंट में 5 नंबर होते हैं एमफिल के, मतलब एडिशनल, ठीक है, तो वो वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है वाकई बीएस और एमएस का। ठीक है। और पीएचडी के फिर इसी तरह 10 मार्क्स होते हैं, तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है, उसके लिए ठीक है जी पीएचडी। लेकिन अगर कोई बीएस है लेकिन उसकी अपने नॉलेज जो उसके पास है, ग्रिप है, तो वो एमफिल को भी इंडस्ट्री में वो क्रॉस कर ले इंडस्ट्री में। अच्छा सर, अब आपने मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है कि पाकिस्तान में एक बंदा बैठा हुआ है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, कोई उसको बाहर बुलाने नहीं है, बाहर बुलाने वाला नहीं है, तो वो गल्फ में या बाहर की कंट्रीज में कैसे मूव कर सकता है? आजकल ये है कि यहाँ पे जो है वो और हम लोग इतना वो पे नहीं कर रही होती पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है, तो गल्फ में जो है वो ज्यादा पे कर रहा होता है, तो वो कैसे बाहर मूव कर सकता है? थोड़े से स्टेप बताएं हाँ जरा। जी जी, सिंपली ये है कि एक तो लिंक्डइन लिंक्डइन पे एक्टिव हो, ठीक है, और जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे अभी हम ऑलरेडी भी यही बात कर रहे हैं कि मैंडेटरी है कि आपके पास लेवल 4 हो, ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है कि आप CQI का सर्टिफाइड हो ISO 22000 पे, और इसी तरह अगर आप 9001 14001, क्योंकि वो कंपनीज जो कंट्रीज हैं वो EMS पे, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे, या OHS पे, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ISO 45001 पे, इन पे बड़ा फोकस्ड होती है। निबोश है, ठीक है, तो निबोश की वहां पे बड़े बहुत वैल्यू है। बहरहाल ये पहले तो आप उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लें, आप ये सर्टिफिकेशंस जो हैं वो गेन कर लें, और उसके बाद आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहें और अप्लाई करते रहें। ये जो लोग जाते हैं ना विजिट वीजा पे, ये टोटली टोटली ये रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है कि विजिट वीजा पे जाके, जब उन्हें भी पता होता है कि, और उसमें आप पे मेंटली एक प्रेशर आता है कि आप अपनी कंट्री से आ गए हैं, अब अगर आपको जॉब ना मिली
तो एक तो आपका एक्सपेंस होता जा रहा है, वहां पे आप रेजिडेंस का पे कर रहे हैं, फूड का पे कर रहे हैं, और वो आप उस करेंसी में पे कर रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं पे कर रहे। तो एक तो ये बर्डन होता है, प्रेशर आ रहा होता है, क्योंकि इनकम तो आनी नहीं, अभी जॉब तो हुई नहीं वहां पे, और ये आप पे एक्स्ट्रा बर्डन है। दूसरा ये होता है कि जनाब ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि यार हम आए हैं बाहर, अगर जॉब ना मिली और इसी तरह वापस गए तो बड़ी इंसल्ट है रिलेटिव्स में, फैमिली में, या हल्का या अहबाब में। तो ये बंदा जनाब ये तो इतनी डिग्री भी करके गया था, ये कहता था मैं एमफिल हूँ, बीएस हूँ, तो इसको तो बाहर जॉब ही नहीं मिली और वैसे ही वापस आ गया। तो उसमें क्या होता है कि लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि इवन मतलब जो अपनी फील्ड से हट के जॉब्स हैं, बड़ी लेस पेड जॉब्स हैं, और उधर से उनको भी पता होता है कि ये विजिट वीजा पे है और ये एक्सेप्ट करेगा इन सारी चीजों को, इवन अपना पासपोर्ट दूसरे के हैंड ओवर कर देते हैं। तो यहाँ तक वो सब गलत है, आप अपनी कंट्री में रहें, सर्व करें, और जो भी जॉब मिलती है शुरू में बिल्कुल भी पैकेज को ना देखें, शुरू में बिल्कुल भी फैसिलिटीज को ना देखें। और शुरू में वो कहते हैं ना कि पत्थर जो है वो ठोकरें खा के गोल होता है, ठीक है, वैसे गोल नहीं होता। तो शुरू में ये ना करें, ये बिल्कुल भी माइंड सेट लेके यूनिवर्सिटी से ना निकले कि मैंने अभी बीएस जस्ट फ्रेश किया है या एमएस जस्ट फ्रेश किया, तो जाते साथ इंडस्ट्री मुझे एसी वाले ऑफिस में बिठा देगी, और कार की चाबी हाथ में दे देगी, फ्यूल कार्ड साथ दे देगी, और कहेगी जनाब फायर बेकिंग लाइन पे तो बहुत गर्मी है, आपने जाना ही नहीं। ऐसा नहीं होता। शुरू में आपने डाउन टू अर्थ रह के जस्ट एंटर होना है, चाहे जो भी पैकेज है आप पैकेज को ना देखें, एंटर हो, ताकि आप मार्केट में पीछे ना रह जाएं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 20,000 30,000 फूड टेक्नोलॉजिस्ट और मार्केट में आ जाना है, और आपकी सीवी में वो जो गैप है वो आ जाना है। और अगर आप इन चीजों में इंतजार में रहे कि जी एमएनसी मिलेगी, मल्टीनेशनल मिलेगी तो ज्वाइन करना है, अच्छा पैकेज मिलेगा तो ज्वाइन करना है, अच्छी पोजीशन मिलेगी तो ज्वाइन करना है, पीएफए मिलेगी तो ज्वाइन करना है, रेगुलेटरी में मिलेगी या गवर्नमेंट में मिलेगी तो ज्वाइन करना है, नहीं तो नहीं करना, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। फिर मैंने बहुत से ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट एंड सिल्वर मेडलिस्ट बच्चे बच्चियां देखे हैं कि जो फिर मार्केट में एक साल बाद किसी से कांटेक्ट करते हैं सीनियर से, और या मतलब इंडस्ट्री में इंटरव्यू भी इवन देने जाते हैं, तो वो पहला क्वेश्चन होता है तो एक साल आप किधर रहे, ठीक है जी। तो वो वहीं पे एक तो उसके एटीट्यूड पे, बिहेवियर पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये तो वर्किंग एटीट्यूड ही नहीं है, इस बंदे के तो नखरा ही बड़ा होना है जो एक साल जिसने ज्वाइन ही नहीं किया। और दूसरा क्वेश्चन मार्क ये आ जाता है कि अगर ये गोल्ड मेडलिस्ट था फिर इसे जॉब क्यों ना मिली। दैट मीन्स कि इसने हो सकता है कोई इंटरव्यू क्लियर ना किया हो। तो ये दोनों बहरहाल शुरू में जहां से भी हो स्टार्ट लेना चाहिए, और आगे की आगे मूव करना चाहिए। और मूव बंदा उसी वक्त करता है कि जो मिसाल के तौर पे एक बंदा डेयरी इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, और नेक्स्ट उससे बेटर डेयरी इंडस्ट्री है, नेस्ले है फॉर एग्जांपल, वहां पे कोई सीट आई है तो वो उसको पिक कर लेंगे। अगर उसमें नॉलेज ही नहीं है, और वो देखेंगे कि एक साल यहाँ पे इसको हो गया और इसे पता किसी चीज का नहीं है, तो वो फिर एक्सेल नहीं कर सके। तो ये इसमें अच्छा ठीक है सर। अच्छा सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बस मोटिवेशन के लिए, स्टूडेंट की मोटिवेशन के लिए आपने बताना है कि आपका जो फर्स्ट जॉब थी वो क्या थी, फर्स्ट जॉब का पे आउट क्या था, और अब आप कितना अर्न कर रहे हैं, जस्ट मोटिवेशन के लिए। अगर आप अपनी पे नहीं बताना चाहते, आप ना बताएं, आप एक रेंज बता दें। आप एक रेंज बता दें कि हाँ जी यार मैं 5 लाख से 10 लाख के दरमियान कमा रहा हूँ, रेंज बता दें, और जस्ट एक मोटिवेशन के लिए। तो जो फर्स्ट जॉब है उसका स्टाइपेंड यानी कि ऐसे ही है जैसे आजकल भी चल रहा है कि एक जो लेबर है, मजदूर है, मतलब उसकी उससे भी कम मतलब होता है। मिसाल के तौर पे जब प्रीमियर में ज्वाइन किया तो इवन वहाँ के जो ऑपरेटर हजरात थे टेट्रा पैक के, वो कहते थे कि जनाब आप लोग ऐसे ही एमफिल करके आ गए हैं, हमारी सैलरी आपसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन दैट डजेंट मैटर, अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने अरसे बाद एक अच्छा लाइफस्टाइल है माशाल्लाह से, कंपनी की तमाम फैसिलिटीज हैं, गाड़ी, फ्यूल, एवरीथिंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि देखें सेटिस्फेक्शन जो है, वो दो चीजें जिंदगी में, मैं ये भी मोटिवेशन के लिए है कि सब्र और शुक्र। जो अल्लाह की ज़ात ने दिया है, जब तक हम उस पे अल्लाह के शुक्र गुजार नहीं होंगे तो हम हमेशा ही वो कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेंगे कि शायद मैं किसी से पीछे हूँ, शायद मैं दुनिया में सक्सेसफुल नहीं हूँ, कामयाब हूँ। तो कामयाबी है कि आपका माइंड जो है वो सेटिस्फाइड हो, आप दीनी तौर पे, दुनियावी तौर पे सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है कामयाब ज़िंदगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फाइनेंशियली
और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, रेस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरी पर्सपेक्टिव से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्पेंडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ। एंड फिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने, किसी को नुकसान ना दें। आप कोशिश करें कि किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा और मेरी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें कि मैं अपनी जो है वो अपने नॉलेज को, अपनी सर्टिफिकेशंस को, अपनी एजुकेशन को कैसे मजीद से किसी को नुकसान ना हो, किसी को नफा कैसे मैं दे सकता हूँ वो दें, और अच्छे मुसलमान बने। और ये ईमान रखें अपना कि जितना हम इस्लाम से दूर जाते हैं, ठीक है, उतना ही हम जिंदगी में नुकसान में जाते हैं। और जितना जो भी इस्लाम के अहकामात हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान पाक में जो अहकामात दिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने जो उसवा हसना है और जो सुन्नत नबवी है, उसी पे अमल करेंगे तो उसी में फायदा है। और उससे हम जितना दूर जाएंगे उसी में नुकसान है। उसमें ओके सर। नुकसान है। इसमें ये भी है कि जो जो लोग हम बाहर जो हम बाहर जाने का भी सोचते हैं, तो पहले हम इन सारे फैक्टर्स को देखें कि इसमें क्या मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, अपने पेरेंट्स को टाइम दे सकूंगा कि नहीं। तो उसको वो पैसे से कंपेयर करके देखें। मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चों को पैसा तो दे सकूंगा, कि टाइम दे सकूंगा कि नहीं। उनको अगर आप साथ लेके जा सकते हैं तो देन इट्स गुड। अदरवाइज जिंदगी में सिर्फ पैसा नहीं है, जिंदगी एक पूरे लाइफ के पैकेज का नाम है, बैलेंस्ड लाइफ जिसे कहते हैं। तो उसमें फैमिली को टाइम देना, सिर्फ पैसा देना एनफ नहीं है। अपने ओके सर। बहन भाइयों की खुशी गमी में शामिल होना, पेरेंट्स का उनकी जो वो स्टेज है जब वो ज़ईफुल उम्र है, सिर्फ उनके इलाज के लिए पैसे भेज देना एनफ नहीं है, उनको टाइम देना। तो इन सारी चीजों को जो है वो कैलकुलेट करके फिर फैसला करें जिंदगी का, अगर फॉरेन का करना है तो। बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, अल्लाह हाफिज।